हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं कि यूपीएससी सीडीएस ओटीए 2025 की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। और भैया अब आपके पास बचे हैं मात्र 2 हफ्ते, और आखिरी के 2 हफ्ते में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना ही ज्यादा अच्छा है। आप तो जानते ही हैं मैं आपको लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूं, और आज सीडीएस जीएस की आज मैं आपको सेट नंबर 9 कराने वाला हूं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 10 सेट आपको कराऊंगा, जिसमें से मैं आपको 8 सेट करा चुका हूं। आज हमारा सेट नंबर 9 है, तो फटाफट आ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल बेंचर्स पर। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। ठीक है बच्चों, तो बताओ तो भाई, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? टेंशन हो रही है? हाँ, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा है कि अब तो एग्जाम सामने आ गया। अभी तक तो कुछ ऐसा लग रहा था यार, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो बहुत दिन है, आराम से तैयारी कर लेंगे। लेकिन अब देखिए भाई साहब, समय बीतते समय नहीं लगता है। और अब आपका जो है 1 सितंबर आ चुका है, और हार्डली 2 हफ्ते बचे हैं। ठीक है, तो अब ऐसे में आप कुछ नया पढ़ें वो अच्छा नहीं है। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना सेट नंबर 9 शुरू करते हैं। डिजिटल बेंचर्स पर भी चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जाकर के डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए, मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है। विच ब्रिटिश पॉलिसी और एक्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी डायरेक्टली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906? 20वीं सदी की शुरुआत में किस ब्रिटिश नीति या अधिनियम ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन को सीधे प्रेरित किया था? भाई देखो, होता क्या है ना कि भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता बहुत अच्छी थी, और सबसे बड़े क्षेत्र थे बंगाल। अंग्रेजों को लगा कि भैया हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना बहुत जरूरी है। बहाना उन्होंने कुछ और बता दिया। बहाना उन्होंने कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है, और बंगाल का कंट्रोल हमसे पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों के बीच आग लगाना जरूरी है। तो उन्होंने मुस्लिम लीडर्स को बुलाया और उनसे कहा कि देखो भाई, ऐसा है, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करते हैं, और जब देश आजाद होगा ना तो तुम्हारे योगदानों को नकार दिया जाएगा, तुम्हें लात मार के देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कुछ अपने बारे में सोचो। तो 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। समीउल्लाह खान साहब करते हैं, और आगा खान उसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। अब मुसलमान अलग हो गए, अब हिंदू भी कैसे पीछे हट सकते थे? अगर मुसलमानों ने मुस्लिम लीग बनाया, तो 1915 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा भी बनी मदन मोहन मालवीय साहब द्वारा। तो कहते हैं ना कि हमारे देश में कम तो वैसे ही कोई नहीं है। और इस तरह से अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को दो गुटों में बांटने में भी कामयाब हो गए थे। तो मुस्लिम लीग का गठन जो है उसको पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1906 में हुआ था, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को इनसिक्योर किया। तो अंग्रेज पहले क्या कर रहे थे कि भारत में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई लड़वा रहे थे। बाद में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, राजा को राजा से लड़वाया। फिर उसके बाद उन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़वाया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में अपने आप में भी बहुत सारी कास्ट हैं, यहाँ अपर कास्ट और लोअर कास्ट और अनटचेबल सब हैं। तो उन्होंने उनके बीच में लड़ाई लड़वा दी भैया, जातिवादी फैलवा दिया। अंबेडकर जी को कॉन्फिडेंस में लेके कहा कि देखिए ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट की कोई इज्जत नहीं है, हम आपकी इज्जत करेंगे, हम आपको वही रिजर्वेशन देंगे, आपको आगे करेंगे। समझ रहे हैं? तो अंग्रेजों ने हर एक मुमकिन कोशिश करी, और भारत की कमी हमेशा से एक थी। भारत में कमी क्या थी कि भारत में भारतीय नहीं थे। भारत में हिंदू थे, मुसलमान थे, ब्राह्मण थे, राजपूत था। भारत में जो है बिहारी थे, गुजराती थे, मराठी थे, बंगाली थे, नॉर्थ इंडियन थे, साउथ इंडियन थे, सब कुछ थे, बस भारत में भारतीय नहीं थे। और इसी का फायदा उन्होंने उठाया। वरना आप सोचिए कि भारत में जब अंग्रेज, ऑलमोस्ट जब हमारे देश में अंग्रेज जा रहे थे, तो उस समय हमारे देश में 38 करोड़ 90 लाख, करीब करीब 40 करोड़ की आबादी थी। 40 करोड़ की हमारे देश में आबादी थी, और हमारे देश में
जो अंग्रेजों की संख्या थी, आप जानते हैं कितनी थी? 1,05,000। तो 40 करोड़ लोग मिल करके 1,05,000 लोगों का सामना नहीं कर पाए। साला दौड़ा भी लेते तो भी भग जाते, लेकिन वही है ना, हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि यूनिटी थी नहीं, लोग आपस में ही लड़े मरे थे। ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बेटा एक सूफी संत हुआ करते थे, बाबा बुडानगिरी। कभी आप चिकमंगलूर जिले में जाइएगा, ठीक है, कर्नाटका का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसे बुडानगिरी भी कहा जाता है, बाबा बुडानगिरी थे जो अरेबिक कंट्री से आए थे और अपने साथ कुछ कॉफी बीन्स को लेकर के आए थे, और उन्होंने कर्नाटका में कॉफी बीन्स को लगाया था। ठीक है, कूर्ग आप जानते हैं, कूर्ग हो गया, चिकमंगलूर वाला एरिया हो गया, कॉफी के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है, सो कर्नाटका, बाबा बुडानगिरी हुआ करते थे। ठीक है, तो बुडानगिरी पीक कर्नाटका में सबसे हाईएस्ट पीक भी है, चिकमंगलूर में, वहां पर उनकी दरगाह भी है, कभी जाइए तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो यही कॉफी बीन्स को लेकर के आए थे भारत में और कर्नाटका में लगाया था। ठीक है, हाँ जी, 60% अकेले कॉफी कर्नाटका में होती है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट डीएनए। डीएनए के बारे में विचार कीजिए। इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट इज स्ट्रक्चर्ड वॉज डिस्कवर्ड बाई वॉटसन एंड क्रिक। इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? देखो भैया, कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसमें बिल्कुल सही बात है, दूसरा तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इट स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाई वॉटसन एंड क्रिक, मतलब दूसरा भी सही होगा, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड तो होता नहीं है। ठीक है, हाँ जी, 1 और 2, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। इट इज नॉट सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है डीएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया चेंजेस इट कोर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, कॉजिंग सिवियर फ्लडिंग इन सराउंडिंग रीजन्स। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपनी धारा से सबसे अधिक बार बदलती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सॉरी गंभीर बाढ़ आती है? तो भाई कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या गोदावरी। आप सबको मालूम है कि बिहार वाले एरिया में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, और इसी रिवर को इसीलिए बिहार का शोक भी कहते हैं, सॉरो ऑफ बिहार। दिस इज कॉल्ड द वेरी फेमस कोसी रिवर। कोसी रिवर जिसे सॉरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ जी, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। कौन सी गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? बहुत आसान है, ये कोई हंसी नहीं आती है बेटा, ऐसा सेंसेशन होता है, हंसने का सेंसेशन होता है। लाफिंग गैस इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O के नाम से पुकारते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी लाफिंग गैस होती है, यूज इन एनेस्थीसिया। जब ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं बच्चों के खास तौर से, तो उसमें इसे दिया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करिए। यूज ऑफ आयरन टूल्स, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, फायर ऑल्टर्स इन कालीबंगन। पूछा गया कौन सा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, सबसे पहले आती है स्टोन एज, स्टोन एज के बाद आती है आपकी चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक के बाद आती है ब्रॉन्ज एज, और सबसे लास्ट में आती है आयरन एज, जिसमें हम रह रहे हैं। आयरन एज की शुरुआत आपको मालूम होना चाहिए कि ऋग्वैदिक पीरियड के बाद हुई, जब आपका जो है महाजनपद का फाउंडेशन हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, लेकिन लोहे के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। पहला तो हो ही नहीं सकता। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, और फायर ऑल्टर्स मिले थे कालीबंगन में, जो कि राजस्थान में स्थित है, आपके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम और फायर ऑल्टर्स इन कालीबंगन, बिल्कुल सही है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? एल्वेलॉय, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या ग्लोमेरुलस। आपको मालूम होना चाहिए जो किडनी के डॉक्टर्स होते हैं,
किडनी क्या है बच्चों? एक छन्नी है। किडनी एक तरह की छन्नी की तरह काम करती है, इम्प्योरिटीज को बाहर करती है। आप कभी किडनीज को देखेंगे, हाँ जी, किडनीज को देखेंगे तो उसके ऐसे अंदर ऐसे 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 छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना? हाँ जी। और किडनी के डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है? क्योंकि किडनी का जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इलाज करते हैं, ठीक है? हाँ जी। हमारे बॉडी में किडनी और लिवर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। दोनों जो हैं इम्प्योरिटीज को बाहर करते हैं। किडनी हमारी यूरिया गैस और लिवर हमारा जो है अमोनिया गैस, हाँ जी, दोनों को बाहर करने के काम करते हैं। डेंजरस गैसेस हैं। इन विच मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज विल इंडिया पार्टिसिपेट? इन ग्रीस, भारतीय वायुसेना ग्रीस में किस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी? रेड फ्लैग, इनिक्योस 25, कोबरा गोल्ड या पिच ब्लैक? पिच ब्लैक तो आपको मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में होती है। और ग्रीस की बात करें तो यहां पर आता है इनिक्योस, इनियोकॉस 25, इसमें भारत हिस्सा लेगा, जो कि ग्रीस में होगी, यूरोप में, ठीक है? हाँ जी। इंडिया will participate in the exercise along with several nations, enhance interoperability and coordinations. Which of the following statements about India's goods and service tax is correct? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही है? जीएसटी replaced all indirect taxes levied by both center and the state. GST is a dual tax system levied simultaneously by the center and state. GST was proposed by the 12th Finance Commission report. GST applies only to goods, not to services. क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? देखो बेटा, पहली चीज ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, ठीक है? ऑल नहीं है क्योंकि अभी भी इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लग रही हैं, एक्साइज लग रहा है अलग से। तो सर्विस टैक्स को बेसिकली इन्होंने किया था। डुअल सिस्टम है जीएसटी, आपको मालूम होना चाहिए, 2017 से लागू हुआ। 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इसे पास किया गया। और ये सेंटर स्टेट दोनों लगाता है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है? हाँ जी। कंसिडर फॉलोइंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में विचार कीजिए। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, इट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। पूछा गया कौन सा सही है? यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस, ठीक है? फोटोसिंथेसिस बचपन से पढ़ रहे हो, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट तीनों चाहिए होती है। राइट आंसर डी है। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट यूजेस CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, और जहां पर आप देखें ग्लूकोज और O2 ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ठीक है? 10 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों देखिए, अगर आप सीडीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस ओटीए का टॉपर्स चॉइस बैच डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत शानदार बैच है ये। तो पहली चीज फाउंडेशन बैच है। सीडीएस में हम 800 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करा रहे हैं। 30 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 10 इंग्लिश के, 10 मैथ्स के, 10 जीएस के। 3000 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, आपको कोई किताब खरीदना नहीं है। 30 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर, 10 मैथ्स के, 10 जीएस के, 10 इंग्लिश के, ठीक है, कई सालों के। एडवांस ट्रैकिंग एनालिटिक्स आपको मिलेगी मात्र 2499 रुपए में। ओटीए में आप देखेंगे आपका 550 घंटे हैं, 20 प्लस मॉक टेस्ट हैं, 2300 घंटे के हैंड रिटन नोट्स हैं, 2300 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हैं, 20 सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स है, एडवांस ट्रैकिंग मिलेगी मात्र 1699 में। कंप्लीट बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, आपको कोई झंझट नहीं है। लाइव क्लास इतने बजे करना है उतने बजे, कोई ऐसा झंझट नहीं है। प्लस आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़िए, आपको ऐसा भी झंझट नहीं कि बैच पूरा होगा या नहीं होगा। कंप्लीट बैच है, ऑलरेडी आपके लिए लाइव रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। इसमें आप देखेंगे डॉक्टर अमित सिसोदिया अंग्रेजी आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश। दीपेंद्र सर यहां पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है? डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह आपको ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं।
मैं यहां पर पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। समीर सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स। कंप्लीट टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है, पुरानी टीम है, आप सबके नॉन टीचर्स हैं। अब सीडीएस के एग्जाम में लास्ट में भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें लास्ट में रिवीजन करना है, तो आपके लिए मैंने एक 150 घंटे का 170 घंटे का रिवीजन कोर्स निकाला हुआ है। सीडीएस का कोर्स 1299 में, ओटीए का कोर्स 999 में 2025 के लिए है। आप चाहें तो अभी भी इसे ले सकते हैं, सेम टीम है। डिजिटल वेंचर्स की ऐप पर जाइए, वहां पर आपको मिलेगा। डिजिटल वेंचर्स की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? देखो बेटा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जो होती है तब होती है जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठता है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 108 के तहत होती है और ये हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता जो होती है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को देखते हैं। और भारत के इतिहास में 4 बार बुलाया जा चुका है। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन बिल, 1978 में बैंकिंग रेगुलेशन बिल, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल और 2008 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स बिल। 4 बार हमारे देश में ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को बुलाया जा चुका है। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी। द सन टेम्पल एट कोणार्क, भाई ब्लैक पगोड़ा, हाँ जी, ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। किसने बनाया था? तो अगर हम बात करते हैं सन टेम्पल कोणार्क का, बहुत खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। और खासियत क्या है कि चाहे कितनी भी धूप निकली हो, इस मंदिर की परछाई नहीं पड़ती है। तो ये सन टेम्पल है कोणार्क में, इसे आपके ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। उड़ीसा में है, कोणार्क में। ठीक है, हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करिए। असहयोग आंदोलन 1920 में लॉन्च्ड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर। खिलाफत इशू वाज लिंक्ड। विड्रॉ आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट पूछा गया है, कौन सा यहां पर सही है? देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सो आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक घिनौना अपराध हुआ, जब लोग बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए थे रोलैट्स एक्ट का विरोध करने, जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू खान को गिरफ्तार किया गया पंजाब में। और वहां पर रेजिडेंट डायर, ब्रिगेडियर रेजिडेंट डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें 1581 भारतीय, बेकसूर भारतीय मारे गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक। विड्रॉ आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, गांधी जी ने कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास पुलिस ने शांत जुलूस पर गोलियां चलाई, जिससे लोग नाराज हो गए, पुलिस थाने को आग लगा दी, 22 पुलिस वाले मर गए। गांधी जी ने आंदोलन वापस खींच लिया। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब ये नहीं होगा। राइट आंसर सी होगा। खिलाफत मूवमेंट पहले अलग चल रहा था। ऐसा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो हिंदू लीड कर रहे थे और खिलाफत मुस्लिम लीड कर रहे थे। लेकिन फिर ऐसा कहा गया कि भैया अलग अलग करोगे तो क्या फायदा, एक हो जाओ। सब लोग एक हो गए और फाइनली जो है लड़ाई लड़ी गई। तो अंग्रेज इसके बाद उन्होंने हंटर कमेटी को बुलाया कि जलियांवाला बाग मस्सेकर की हम जांच करेंगे। गांधी जी ने कहा तुम्हें जो जांच करना है करो, लेकिन अब आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, विच वाइटामिन इज नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड, कौन से वाइटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? ACDK, बहुत आसान है, एस्कॉर्बिक। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी बताओ यार, कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं? सबको मालूम है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि हमारा जो विटामिन सी है उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से पुकारते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट एल नीनो एंड
आपने सुना होगा ना एल नीनो और ला नीना के बारे में। एसोसिएटेड विद वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन वाटर्स, जनरली ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल इन इंडिया, इम्पैक्ट मॉनसून पैटर्न। कौन सा सही है? 15 देखिएगा। बेटा देखो, जब ला नीना होता है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, इस साल ला नीना था, और ला नीना जब होता है तो बारिश बहुत अच्छी होती है। इस साल आप देखेंगे बारिश बहुत हुई। लेकिन जब एल नीनो होता है ना, तो बारिश बहुत खराब होती है। तो हैवी रेनफॉल तो ला नीना की वजह से होता है। तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राइट आंसर बी हो जाएगा 1 एंड 3। तो ये मॉनसून पैटर्न को तो जरूर चेंज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस पार्ट ऑफ इनर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज इन इंडिया? ठीक है, इनमें से कौन सी इनर हिमालयस? पीर पंजाल, कारोकरम, शिवालिक, जंस्कर। देखो भाई, अगर बात करते हैं हिमालय में, सबसे पहले आपके द ग्रेट हिमालयाज हिमाद्री, लेसर हिमालयाज हिमाचल, आउटर हिमालय शिवालिक्स। ठीक है, हाइट के आधार पर बने हुए हैं। कारोकरम तो बेटा ये तो बहुत ऊंचे वाले हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज में। शिवालिक जो है ये आउटर हिमालयाज में आएंगे। जंस्कर भी ग्रेट हिमालयाज का हिस्सा है। पीर पंजाल, हाँ जी, जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा, लेसर हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इट रन्स अक्रॉस जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पर बनिहाल पास आपको मिलता है। बनिहाल पास आपने सुना होगा, ये वही पास है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, द बनिहाल पास। द फेमस कुंबाकोनम बेटल लीफ रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग, इन विच रीजन्स प्राइमरली फाउंड? प्रसिद्ध कुंभकोणम पान पत्ता को हाल में ही जीआई टैग मिला है, ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? कुंबाकोनम बीटल लीफ आपने सुना होगा, पान का पत्ता है, ये बहुत फेमस है, तमिलनाडु में मिलता है। हाँ जी, तमिलनाडु के जो बेसिकली हमारा कावेरी रिवर का जो डेल्टा है उसमें मिलता है। ठीक है, हाँ जी, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु फेमस फॉर फर्टाइल सॉइल, रिच एग्रीकल्चर, जीआई टैग प्रोटेक्ट यूनिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन। आजकल तो वैसे भी काफी न्यूज में छाया रहता है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ज्ञानेश कुमार जी काफी खबरों में छाए रहते हैं। तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 324 में है, बिल्कुल सही है। कंडक्ट्स इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, बिल्कुल सही है। पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन गलत है। देखो बेटा, इलेक्शन कमीशन का काम है 6 चुनाव करवाना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये 6 चुनाव इलेक्शन कमीशन। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी ये 2 चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1 एंड 2। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम, भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भैया बहुत पावरफुल चीज है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हाँ जी, जो डॉक्ट्राइन है जुडिशियल रिव्यू का वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में बताया गया है, और बड़े अच्छे शब्दों में बताया गया कि कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है और कानून अगर संविधान के अनुरूप नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों पर रोक लगाने का अधिकार रखती है, बिल्कुल रखती है। जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट को बेटा हमने यूएस के संविधान से बोरो किया है, यूएसए। कंसिडर फॉलोइंग अबाउट द अटॉर्नी जनरल, भारत के महाधिवक्ता के बारे में विचार करिए। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ही मस्ट बी अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, ही में स्पीक इन पार्लियामेंट बट कैन नॉट वोट। कौन सा सही है? देखो भैया, अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल जिसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट जज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
अटॉर्नी जनरल एकमात्र ऐसा इंसान होता है जो कि सांसद नहीं है, फिर भी संसद के दोनों सदनों में जाकर बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है हमारे देश में, और सभी मामले जिसमें भारत सरकार इन्वॉल्व होती है उसमें भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। ठीक है, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट यही कर सकता है, या इसने जिसको चुने, जैसे सॉलिसिटर जनरल वगैरह को जा सकते हैं, इसको असिस्ट करते हैं ना वो लोग। वैसे ही स्टेट में जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर हैं वो एडवोकेट जनरल हैं, जिनका जिक्र आर्टिकल नंबर 165 में है। अटॉर्नी जनरल एक वकील होते हैं और इसीलिए इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की भी आज़ादी होती है, और इसीलिए एकमात्र ऐसे सरकारी एम्प्लॉय हैं जिनको हमारे देश में सैलरी नहीं मिलती है। अगर अटॉर्नी जनरल कहें कि भाई मैं कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सिर्फ सरकार का ही काम करूंगा, तो उस कंडीशन में उन्हें उतना वेतन मिलेगा जितना सरकार, जितना राष्ट्रपति देने को कहेंगे, लेकिन सैलरी का जिक्र नहीं है। प्लस अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए हमारे संविधान में कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है, उन्हें किसी भी कारणवश या बिना किसी कारणवश हटाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कोई एज डिफाइन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, कोई भी किसी भी एज पे बन सकता है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी है। बहुत अच्छे, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है भाई साहब ये। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप कहते हैं कि सर हमें पूरा कोर्स तो चाहिए नहीं सर, हमें सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक कोर्स चाहिए। आप वैसे भी खरीद सकते हैं, आप चाहें तो पॉलिटी का हमारा कैप्सूल कोर्स खरीद सकते हैं 299 में, इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स 999 में, मैथ्स का कैप्सूल कोर्स 999 में, ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स 999 में, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का कोर्स 299 में। ये आप चाहें तो कैप्सूल कोर्सेज भी हमारे खरीद सकते हैं अगर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। अब आपको लास्ट में लगता है कि हमें तो सर प्रैक्टिस करना है, तो सीडीएस की टेस्ट सीरीज 599 में, ओटी की टेस्ट सीरीज 499 में, जीएस की टेस्ट सीरीज 299 में, मैथ्स की 299 में, इंग्लिश की 299 में। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। आपको लगता है कि सर हमें नोट्स चाहिए, अब नोट्स के लिए क्या है, आपको बहुत सारी किताबें खरीदनी होती हैं और किताबों की कंबाइंड कीमत दसियों हजार से ज्यादा हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना, आप सीडीएस के पूरे नोट्स 1299 में, ओटीए के पूरे नोट्स 1099 में, इंग्लिश के नोट्स 599, मैथ्स के नोट्स 599, जीएस के नोट्स 599 में खरीद सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर है 3699 पेजेस में, हम कंप्लीट सीडीएस के नोट्स आपके लिए बनाए हैं 3699 पन्नों में। ठीक है भाई, बहुत शानदार। चलिए अब लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं। कंसीडर फॉलोइंग रिवर्स, गोदावरी कृष्णा कावेरी, कौन सी रिवर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखो भाई, रिवर्स हमारी ईस्ट फ्लोइंग है और वेस्ट फ्लोइंग है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी, चाहे वो इधर से आए चाहे इधर से आए, कुछ हमारे यहाँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जिसमें गोदावरी कृष्णा कावेरी तीनों शामिल हैं। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे माही, नर्मदा, तापी, ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो बेटा, हमारे देश में बहुत सारे माउंटेन्स है ना। देखिए देखिए, एक तो यहां पर हिमालय है, हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? कंचनजंगा है, आप जानते हैं 8611 मीटर सिक्किम में है। फिर हमारे अरावलीज हैं, अरावलीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है बेटा? हमारे अरावलीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है। ये हमारी जो है, ये सतपुरा है, सतपुरा रेंजेस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? धूपगढ़। ये हमारी विंध्याज हैं, इनका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अमरकंटक। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अनाईमुडी। ये हमारे नीलगिरीज हैं, इनका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? डोडा बेट्टा। ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, इनका सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अरमाकोंडा। राइट आंसर।
आंध्र प्रदेश में है, 1600 मीटर की हाइट है। आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में सबसे हाईएस्ट पॉइंट अरमाकोंडा। What is the expected growth rate of India's economy in financial year 25-26 according to EY Economic Watch Report? EY आप जानते होंगे, EY इकोनॉमिक वॉच रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो EY के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है उसके हिसाब से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 25-26 में है करीब 6.5% के आसपास होगी। ठीक है, हाँ जी। गेल Gas Authority of India Limited has signed a 5-year LNG supply agreement with which company? लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ 5 साल के लिए एलएनजी आपूर्ति समझौता किया है? ADNOC गैस, वाइटल एशिया, कतर एनर्जी ट्रेडिंग या शेल? एलएनजी गैस अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली कतर एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी के साथ किया है। ठीक है, हाँ जी। अंडर दिस डील 12 एनजी cargoes will be supplied annually starting next month, extending India's long term energy security। ठीक है, हाँ। तो हर साल 12 एलएनजी कार्गोज भारत भेजेगा कौन? कतर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन है, विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट 19th century was primarily aimed at abolishing sati and promoting widow remarriage? 19वीं सदी के कौन से सामाजिक सुधार आंदोलन मुख्य रूप से सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? भाई हमारे देश में आप जानते हैं सती प्रथा चलती थी। और पति के मरने पे पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। पत्नी के पति मरने पर पति 500 शादी करे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पति के मरने पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय इसकी बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे और उनके प्रयासों को देखते हुए विलियम बेनेटिक ने जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी। लेकिन सती प्रथा पर रोक लगाने से भी कोई कायदा हुआ नहीं, क्योंकि महिलाओं की इज्जत कोई करता नहीं था, विधवाओं की। तो एक व्यक्ति थे ईश्वरचंद विद्यासागर, जिन्होंने अपने बेटे नारायण का विवाह एक विधवा से किया था, जिसको देखते हुए डलहौजी ने जो है विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया 1856 में। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज ने काफी लड़ाई लड़ी थी उसके लिए, लेकिन ब्रह्मो समाज सती को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन विधवा पुनर्विवाह कानून को रोकने में ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, ये हो गया मैं 25 क्वेश्चन। जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो सीडीएस ओटीए टॉपर्स चॉइस बैच 2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, शानदार बैच आपके लिए है मात्र 2499 में, और जो बच्चे ओटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1699 में। अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस 1299, ओटीए 999। ठीक है, ये हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। कॉल या व्हाट्सएप कर लो भाई। ठीक है, डिजिटल वेंचर्स की ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। अभी हम आईओएस पर नहीं हैं, जल्दी ही हम आईओएस पर भी आएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा भी अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी आपको कवर करा दूंगा। तो मैंने आपको 10 बड़े सेट करा देंगे सीडीएस में जीएस प्रैक्टिस के। पॉलिटी की बहुत बड़ी मैराथन मैंने आपके लिए डाल रखी है, हिस्ट्री की मैराथन डाल रखी है, मंथली करंट अफेयर्स में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करा चुका हूं, मई करा चुका हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें डिजिटल वेंचर्स के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।